Good morning. I am Seema. I am a student of BSc first year. Today, I want to represent my presentation about the topic bond length, bond energy, and the bond angle. What factors did bond length, bond affects. First, we study about the bond length. Bond length is the distance between the two centers of the atomic nuclei in a covalent bond. दो atomic nuclei के तो सबसे पहले हम बॉन्ड लेंथ को देखते हैं। दो एटॉमिक न्यूक्लियाई के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इसको किस चीज इसकी यूनिट बॉन्ड लेंथ की यूनिट्स होती है एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर। सब फिर हम इसके फैक्टर्स को देखते हैं। बॉन्ड लेंथ किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर इसका साइज ऑफ द एटम। साइज ऑफ एटम के बॉन्ड लेंथ इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ द एटम। इसका एग्जांपल लेके हम समझते हैं। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स का एग्जांपल लेते हैं हेलोजन्स फैमिली, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द एटम इंक्रीज। साइज ऑफ द एटम इंक्रीज हो रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है इंक्रीज, क्योंकि बॉन्ड लेंथ साइज ऑफ द एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड फैक्टर हम इसको देखते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर के जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। इसका एग्जांपल लेके हम समझते हैं एल्काइंस एल्किन्स और एल्काइंस का एग्जांपल लेके समझते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्किन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी सबसे छोटी होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज्यादा जो कम बॉन्ड लेंथ होगी वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में होगी। थर्ड हम इसका फैक्टर देखते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के भी बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हाइब्रिडाइजेशन या इसको हम बोल सकते हैं एस करेक्टर। तो sp और sp2 और sp3, सबसे ज्यादा s करेक्टर हम जानते हैं sp में होता है, फिर sp2 में होता है और फिर sp3 में होता है। तो जिसका s करेक्टर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है कम। तो sp3 में सबसे कम बॉन्ड वो है sp करेक्टर है, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसकी होगी। सेकेंड हम देखते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? जो अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द वन मोल ऑफ द बॉन्ड इज ब्रेक्स फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेटेड मतलब वो सिस्टम फ्री हो फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोई भी उसका बाहरी प्रभाव ना हो सिस्टम का, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। तो कितनी एनर्जी देनी पड़े तोड़ एक मोल ऑफ द एटम को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम बोलते हैं निकलेगी, उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के कौन कौन से फैक्टर जिस पे डिपेंड करते हैं? इस पे भी सबसे पहले फैक्टर हमारा आता है साइज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ द एटम के भी बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ द एटम। इसका हम एग्जांपल ग्रुप 17 का ही लेते हैं, हेलोजन फैमिली, जैसे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एज वी मूव डाउन द ग्रुप तो साइज ऑफ द एटम क्या हो रहा है इंक्रीज। साइज ऑफ द एटम जब इंक्रीज हो रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब साइज नीचे एटम पर एक बड़ी चीज है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी में कम देनी पड़ेगी। जिसका साइज छोटा होगा उसको हमें तोड़ने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसमें फ्लोरीन का साइज छोटा है इसलिए फ्लोरीन में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में और फिर आयोडीन में। सेकेंड हमारा फैक्टर है इसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इसमें ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, तो इसमें वही एल्किन्स और एल्काइंस का एग्जांपल लेके समझते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड होगी उसको बॉन्ड एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ रही है, इसलिए हमें यहाँ पे एनर्जी ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी। अगला हमारी आती है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? bond angle, the angle in between the any two adjacent bonds emerge from the same central atom। ये सेंट्रल एटम है और इससे दो कोई भी एडजेसेंट बॉन्ड निकलेगी, उसके बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो बॉन्ड एंगल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द सेंट्रल एटम। मतलब सेंट्रल एटम के पास में जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उतना उसका बॉन्ड एंगल होगा। अगर सेम एटम दे दिए और उनकी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इसकी ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा इसका कम? तो उसमें हम प्रीफरेंस देंगे लोन पेयर को। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोन पेयर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल लोन पेयर में जो सेंट्रल एटम है उसके भी, और जो नाइबरिंग एटम है उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया CH फॉर मीथेन का ले लिया, अमोनिया का ले लिया और वाटर का ले लिया। वाटर में 2 लोन पेयर्स होते हैं हम जानते हैं, और अमोनिया में हमारा 1 लोन पेयर होता है। CH4 में कोई भी लोन पेयर नहीं होता, बॉन्ड पेयर होता है। इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन देखने को मिलेगा हमें, इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन देखने को मिलेगा, और इसमें हमें लोन पेयर और लोन पेयर रिपल्शन देखने को मिलेगा। और अभी यहाँ पे बता रखा कि बॉन्ड एंगल लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लोन पेयर होगा उसका बॉन्ड एंगल हम बात कम होगा, तो सबसे ज्यादा किस में होगा, CH4 में, फिर हमारा होगा NH3 में, और उसके बाद होगा हमारा H2 में। फिर इस पे एक और फैक्टर है जो अफेक्ट करता है उसको, वो करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एंगल में क्या रिलेशन है वो देखते हैं हम। तो बॉन्ड एंगल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सेंट्रल एटम की है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन जो नेबरिंग एटम है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका बॉन्ड एंगल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम है उसका हम एग्जांपल देखते हैं अमोनिया का और फॉस्फीन का PH3। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन है H और H, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द फॉस्फोरस। तो ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। और हम जानते हैं कि अगर सेंट्रल एटम के पास अगर ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अमोनिया इज मोर, ये NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू PH3। अब नाइबरिंग एटम का भी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नाइबरिंग एटम में क्या रिलेशन है। तो नाइबरिंग एटम का इसका हम एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया का ही एग्जांपल ले लिया, और हमने ट्राईफ्लोराइड नाइट्रोजन का एग्जांपल लेके समझते हैं। अब जो हमारा ये है, इसमें जो फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्मॉल साइज एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई, और नाइट्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पे सेंट्रल एटम में ज्यादा इंक्रीज होगी। तो नाइबरिंग एटम पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, NH3 की होगी। तो ये था हमारा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। थैंक यू। Good morning. Today I Anshu from BSc first year. I want to give my presentation on topic method of preparation of alkane. सबसे पहला मेथड हमारा क्या होता है कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एल्कीन। इसके अंदर क्या होता है कि हम कोई भी एक एल्कीन लेंगे। एल्कीन लेने के बाद क्या होता है, हम एक एल्कीन लिया हमने, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, कोई भी एक मेटल डालेंगे, निकल या फिर प्लेटिनम डाल देंगे। इसमें डालने के बाद क्या होगा कि एडिशन होगी हाइड्रोजन की। अनसैचुरेटेड एल्केन का मतलब क्या होता है कि एल्केन कंटेनिंग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जैसे ही हम इसमें हाइड्रोजन डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा CH2 CH3 डबल बॉन्ड। ये हमारा क्या हो गया, एल्केन। इसी में क्या होता है कि जब हम रिने निकल की बजाय एक ऑर्डिनरी निकल डालते हैं, किसकी प्रेजेंस में, 523 टेम्परेचर की प्रेजेंस में। ऑर्डिनरी निकल और रिने निकल में क्या फर्क होता है कि रिने निकल और जो होता है वो एक्टिव फॉर्म होता है निकल की। इस रिएक्शन को हम सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने ये एल्कीन लिया, इसके अंदर हमने रिने निकल डाला 523 टेम्परेचर और 573 टेम्परेचर तक। तो इसमें भी सेम वही हाइड्रोजनेशन होगी, बस इसमें क्या डिफरेंस होता है कि इसमें रिने निकल लेते हैं जो कि एक एक्टिव फॉर्म होते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एडिशन करते हैं। वो कौन सी होती है, एल्काइल हैलाइड्स के अंदर करते हैं। सबसे पहला जैसे कि हमारा सबसे पहले डायरेक्ट उसमें क्या होगी, रिडक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आता है जो कि क्या होता है, रिएजेंट। उसमें क्या होता है कि हमने कोई भी एक रिएजेंट लिया, ये हमने कोई भी एक एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, ये एल्काइल हैलाइड लिया, इसके अंदर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और इसमें से क्या हमें मिलेगा, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, CH3, और यहाँ पे HCl हमारा बाहर निकल जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की एक लिमिटेशन होती है कि ये सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड को ही रिड्यूस करता है, 3 डिग्री के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि अगर 3 डिग्री होगा तो उसमें हमारी अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी। जैसे कि इसमें अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो हमारी अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी। ये हमारा अल्फा होता है
और ये हमारा बीटा होता है। तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा ना, किसकी एल्केन बनने की बजाय। तो ये इसकी एक एक्सेप्शन होती है। और दूसरा आता है NaBH4। NaBH4 में क्या होता है कि इसमें हम 2 डिग्री और 3 डिग्री ले सकते हैं। 1 डिग्री एल्केन इसके अंदर नहीं यूज किया जाता है। ये दो होते हैं हमारे डायरेक्ट हेलोजिनेशन में। इनडायरेक्ट के अंदर क्या आता है, जैसे कि इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन, इसमें क्या होगा कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं। जैसे कि हमने कोई भी एक एल्काइल हैलाइड ले लिया, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, Mg डालेंगे, मैग्नीशियम ईथर की प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 MgCl। फिर हम क्या करेंगे, इसकी H2O वाटर HOH, इसमें हमारा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस होते हैं H2O के। ये ब्रेक होके CH3MgOHCl बना लेंगे। फिर इसके क्या होगा कि वापस इसमें रिएक्शन होती है और ये क्या बन जाता है, CH3 अलग रह जाता है और MgOHCl बन जाता है। ऊपर इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट था उसकी एक एक्सेप्शन थी कि इसमें मीथेन नहीं बना सकते, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन इससे नहीं बन सकता, लेकिन इनडायरेक्ट से हम प्रिपरेशन ऑफ मीथेन बना सकते हैं। फिर इसमें क्या आता है कि सब वुड्स रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है, इस रिएक्शन में कोई भी एक एल्काइल हैलाइड लेंगे हम और उसके अंदर Na 2 मेटल आयन डाल देंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये यूज किया जाता है एक सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने के लिए। इसमें क्या होता है कि इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग जो होते हैं वो एल्केन बनते हैं एज कंपेयर टू ये ओड नंबर कार्बन, बिकॉज क्यों, एल्केन हमारा ओड भी इससे बन सकता है। ओड बनने में क्या एक्सेप्शन होगी कि जो सेपरेशन होगा वो मुश्किल हो जाता है ओड और इवन में, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो नियरली सेम होता है। तो ये रिएक्शन जो है सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने के लिए ही यूज की जाती है। तो इसकी रिएक्शन को वो करने के लिए हमारी रिएक्शन आती है कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। वो रिएक्शन क्या होती है, वो इससे ज्यादा यूजफुल होती है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि हमने कोई भी एक डाई एल्काइल क्यूपरेट लेते हैं लिथियम हैलाइड का, उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे किसी भी एक एल्काइल हैलाइड से। ये एल्काइल हैलाइड हमारा टर्शरी नहीं होना चाहिए, ये इसमें भी एक्सेप्शन होती है कि टर्शरी नहीं होना चाहिए। तो ये टर्शरी नहीं होगा तो हमारा क्या होगा कि CH3 CH2 Cl ये होगा और CH3 Cu प्लस में लिथियम फ्लोराइड ये बन जाएगा। तो इसके अंदर हमें दो मिल जाते हैं, 2 एल्काइल हैलाइड मिल जाते हैं। तो ये रिएक्शन जो होती है वो ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू वुड्स रिएक्शन। इसके अंदर हम अनसिमेट्रिकल एल्केन्स भी बना सकते हैं। इसमें सेपरेशन क्या होता है, इजी होता है। फिर हमारा डीकार्बोक्सिलेशन आती है। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, कोई भी सोल्ट लेंगे, सोडियम सोल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ। NaOH के साथ साथ में उसके हम कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड क्या काम करेगा कि वो NaOH को हाई टेम्परेचर पे भी ड्राई रखने की कोशिश करता है ताकि रिएक्शन वो ना हो, फास्ट ना हो। यहाँ हमारा CH3 4 बन जाता है और ये Na2CO3 ये इस रिएक्शन में हो जाता है डीकार्बोक्सिलेशन में। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जिससे हम एल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। Good morning, everyone. Today I am here to give a presentation on my topic, and my topic is hybridization. Hybridization is simply intermixing of atomic orbital of same atom of nearly same energy is intermixed to give equal number of hybrid orbital with the same energy and same shape. It has namely three conditions. All the hybrid orbital have same energy, same shape, and all symmetrically oriented in space. It is further classified into three types: SP, SP2, and SP3. SP hybridization: 1s and 1p atomic orbital intermix to give two unhybrid orbital of same energy which orient themselves in linear way with 180-degree angle. SP2 hybridization. SP2 hybridization: 1s and 2p
atomic orbital orient together and intermix to give 3 sp2 hybrid orbitals with 120 degree and trigonal planar shape sp3 hybridization. 1s and 3p atomic orbital intermix to give 3 sp3 hybrid orbital of tetragonal shape with 109 degree 28 minutes. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। हाइपर कंजुगेशन effect is a permanent effect in which localized of sigma bond of carbon hydrogen of the alkyl group directly attached n atoms of the unsaturated systems and n atoms which unshared p orbitals can take places. And hyper conjugation के एग्जाम्पल है प्रोपीन एंड हाइपर कंजुगेशन टाइप्स। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड है डाई स्टेरियो पेयर्स एंड थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फोर्थ hyperconjugation effect is a permanent effect in which directly conjugations in localized of a sigma bond of carbon hydrogen bond of an alkyl group directly attached of an atoms with the unsaturated systems and n atoms with unshared p orbital can take places. This is also known as non-bond resonance. And this example hyperconjugations are propene, 3 calculin, and hyperconjugation types. First classification organic compound, second resonance effects, or third organic classification organic compound, second resonance effects, third formation diagrams, and fourth stigma and pi bond. Thank you, friends. Good morning, friends. Today I am Diva will discuss about D and L system of nomenclature that is also called relative configuration. Here we discuss about the optical active compounds in which this D and L system of nomenclature are also used for isomeric compounds. First we take an optical compound that is also any useful compound that we generally use a glyceraldehyde. In this, when the hydroxyl group is on left side, it means levorotatory and it rotates the polarized light to left side. And when the hydroxyl group is on right side, it means dextrorotatory, that designs from plus sign, and it means that it rotates the polarized light to right side. As we see in our notebook, here we take an example of glyceraldehyde. This is the structure of glyceraldehyde. It is an optical active compound, chiral compound also, because as we see its mirror image, this is chiral compound. As here the hydroxyl group is on right side, it means it is dextrorotatory. So it names as D-glyceraldehyde. And when the hydroxyl group is on left side, it means levorotatory. The designs from minus sign, it designs from plus sign. Here, as it is being a chiral compound, this in D-glyceraldehyde, here we discuss about the below the plane and above the plane. It means it is above the plane. It's D and L configuration. ये जैसे दो प्लेन्स है ना, इसे अबोव द प्लेन कहेंगे हम, बिकॉज इसकी जो नोमेनक्लेचर की है हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेनली इन्हीं में होते हैं। और ऐसे डिग्लिसराल्डिहाइड में ये वाली जो है ना दो नीचे की, ये बिलो द प्लेन कह रह जाएंगे यहाँ पे। मेनली डी एंड एल जो सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है ये शुगर्स और अमीनो एसिड्स के लिए होता है। एज वी सी मैनी एग्जांपल्स हियर। Here we take lactic acid. D symbolizes dextrorotatory.
Here we take another sugar compound, that is lactic acid. As the formula of lactic and structure of lactic acid is as here we see the hydroxyl group is on right side, it means it is deoxyribonucleic lactic acid एसिड का फार्मूला गलत है, चलो चलते रहो। CH3 sir. चलो And when the hydroxyl group comes on left side, it means levorotatory lactic acid. L से सिंबलाइज कर देंगे हम इसको प्लस से सिंबलाइज कर देंगे एंड देन लिख देंगे कि ये लैक्टिक एसिड है। इसकी हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने 12th क्लास में ही पढ़े ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, वे सभी शुगर्स में होता है जनरली हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो आता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। नाउ वी फर्दर मूव ऑन अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड में कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, इसीलिए हम इसमें NH2 अमीनो ग्रुप को ही उसी की जो प्लेसेस है ना उसके प्रोसेस से बता देंगे कि मतलब ये कहाँ है, इधर है या उधर है, वही देख के बता देंगे हम। इसमें कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता। जैसे इसमें अमीनो ग्रुप ये लेफ्ट साइड है तो ये लिवोरोटेटरी हो जाएगा, इसमें अमीनो ग्रुप राइट साइड है तो ये डेक्सोरोटेटरी हो जाएगा। जनरली डी एंड जो एल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है ये यही बताता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप की जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, तो हम इसी से सिंबलाइज कर लेंगे। इसका मेन काम यही है कि शुगर्स और अमीनो एसिड्स में इसका काम होता है कि लेफ्ट और राइट साइड्स को सिंबलाइज करने का। थैंक यू। Morning everyone, myself Fishy. Today I am here to represent my presentation on the topic of inductive effect. Inductive effect. The effect the dispersal of sigma electrons either towards the electron releasing group or away from the electron releasing group. Inductive effect is also called as transmission effect. Transmission effect. Identity plus I effect कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, इनमें प्लस आई इफेक्ट होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। द डिस्पर्सल ऑफ sigma electrons away from the electron releasing group. Minus effect, the dispersal of sigma electron towards the electron withdrawing group. Plus I effect is permanent effect. It depends
upon distance minus I effect increases the dispersal of negative charge. Plus I effect increases the dispersal of positive charge. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. My name is Tanu, and my presentation topic is the methods to determine the mechanism of a reaction. Now, at first, we know about what is a reaction. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन होती क्या है. Reaction is a process in which old bonds are broken and new bonds are formed. Or we can say that when reactant get converted into product. Reaction is of two types. It may be simple or it may be complex. A simple reaction in which one reactant is converted into product. स्टार्ट है क्या सर? First, we discuss about the product analysis. प्रोडक्ट अगर हम कोई भी जो है कंपाउंड कोई भी रिएक्शन लेते हैं उसमें जो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो जो हमारा प्रोडक्ट बना है हम उसको देख के पता लगाते हैं कि भाई उसमें जो है किस टाइप का मैकेनिज्म होगा. अगर हमने पहले कोई रिएक्शन कंप्लीट कर दिया, अब वो प्रोडक्ट बन गया है, हमने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया, हमने क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज किया, अब हम प्रोडक्ट का पता चल गया, उसके स्ट्रक्चर का पता है, तब हम फिर इसके जो है मैकेनिज्म को देखते हैं कि वो उसका क्या मैकेनिज्म होगा. सबसे पहले हम कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं. मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल लिया कि हम हाइड्रोलिसिस करते हैं आइसोमेरिक एलाइल हैलाइड्स की. जब हम किसी भी आइसोमेरिक एलाइल हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसमें जो है हमें टर्शियरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल मिलते हैं. जो टर्शियरी अल्कोहल होती है वो हमें 85% मिलती है और जो प्राइमरी अल्कोहल होती है वो हमें 15% मिलती है. सबसे पहले हमने इसकी हाइड्रोलिसिस की, तो यहाँ से जो क्लोरीन है ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसकी प्रोपार्शियल नेगेटिव, इसकी प्रोपार्शियल पॉजिटिव. क्लोरीन यहाँ से बाहर चला जाएगा और ये CH3 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CH2. इसके बाद अब OH नेगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ये जो है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी. CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे OH, ये हमारी जो है 3 डिग्री अल्कोहल की यहाँ से फॉर्मेशन हो जाती है. ये हमें हमारा मेजर प्रोडक्ट मिलता है 85%. और इसकी जो है सेकंड आइसोमेरिक फॉर्म होती है जब इसको हम दोबारा करते हैं CH3Cl CH डबल बॉन्ड CH2. जब यहाँ से क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकलता है CH3C
प्रोडक्ट एनालिसिस के अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम जो है मैकेनिज्म को पता लगा सकते हैं, लाइक स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, काइनेटिक एविडेंस, आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोटोपिक एविडेंसेस और मैनी अदर्स। थैंक यू। Good morning, everyone. Myself, Manisha Vilas. My presentation topic is preparation of alcohol from Grignard reagent. Grignard reagent की हेल्प से हम प्रिपरेशन के अल्कोहल की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? जब हम किसी कार्बोनेट कंपाउंड तो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं तो वहां पर अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। अब हम एल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं। इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। इसका आईपैक नेम है मिथेनॉल। जब हम इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgH से, इसका एग्जांपल है CH3MgBr, द प्रेजेंस ऑफ सोलवेंट यहाँ पर हम ट्राई ईथर लेंगे तो यहाँ पर CHOH, ये यहाँ पर इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये जो पार्शियल बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर जो ये सबसे पहले यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा और यहाँ पर MgBr। फिर इसका हाइड्रोलिसिस होगा। यहाँ पर H+ और OH आयंस रिलीज होंगे। ये H+ यहाँ पे आके अटैक करेगा OH CH3 और नेक्स्ट स्टेप में MgBrOH बन जाएगा। हमें फॉर्मल्डिहाइड से यहाँ पर हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिला है। और दूसरा एग्जांपल लेंगे हम कीटोन का, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इसका कॉमन नेम है एसीटोन और आईपैक नेम है प्रोपेनॉल। इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे CH3MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर CH3CO नेगेटिव, MgBr CH3 CH। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी CH3OH CH3 CH3 प्लस MgBrOH। यहाँ पर हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिला है। इसका आईपैक नेम है 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ol। यहाँ पर कीटोन से हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिला है। Good morning, myself Dipanshi. I am a student of chemistry honors first year and my topic is hybridization. So before introducing hybridization, you should know about the VBT, valence bond theory. In this, the atomic orbitals half-filled orbitals combine to form carbon whose atomic number is 6. I have drawn the structure 1s, 2s, 2p, 6 electrons. It is its ground state, now excited state. Hydrogen 1s. Half orbitals combine and form a new compound. CH4 methane.
Hybridization is defined as the intermixing of atomic orbitals having slightly different energies which combine to form new atomic orbitals of same size, same shape, and same energy. And only those atomic orbitals will combine which have same energies. And there are three types of hybridization: sp, sp2, sp3. In sp hybridization, one s and one p orbital combine to form two new orbitals. For example, in acetylene, there is sp hybridization. In this, 50% s character and 50% p character. Bond angle is of 180-degree and shape is planar. sp2, one in this, one s and two p orbitals combine to form three new orbitals. Shape is diagonal planar. sp3 hybridization. 1s and 3p combine to form four new orbitals, hybrid orbitals. Geometry is tetrahedral. An angle is 109.28. Example CH4. Morning all, myself name is student of chemistry honors first year. Today my topic is of presentation is ionic bond. Firstly, definition. The complete transfer of electron between two atoms, mainly metals, non-metal, is called ionic bond. Example. Example NaCl. Mainly Na is metal and Cl is non-metal. Their bond of formation is ionic bond. Here, Na electron configuration is 281 and Cl electronic configuration is 287. The bond formation start with Na lose electron and become Na positive, and Cl gain electron and become Cl negative. Na positive and Cl negative both are unstable. When their bond form between Na positive and Cl negative, it forms. Properties of ionic bond. Physical state. Physical state is solid. Melting boiling point is white higher. Strength
ionic bond is much stronger than covalent bond. Strength of ionic bond is directly proportional of number of electron and inversely proportional to distance between their charges. They are important because they allow synthesis of specific organic compound. Now electrovalency. Electrovalency is simply the total number of gain or loss of electron. Group first electrovalency is 1, group second electrovalency is 2. D block electrovalency is variable. Here iron electrovalency is 2 or 5. Thank you all. Good morning everyone, it's Piyush here to present topic covalent bond. First we need to know कि हम बॉन्ड बनाते क्यों हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट हो वो अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है सो दैट वो एग्जिस्ट कर सके, और इसीलिए वो दूसरे एटम्स के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके कंपाउंड बनाता है. Let's come to the definition. It is a force of attraction arises due to the mutual sharing of electron. It is a force of attraction arises due to the mutual sharing of electrons. Now let's come to the covalency. What is covalency? The covalency is the number of electrons contribute towards the mutual sharing of electron. अब समझते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या हैं. जैसे हमारे पास एग्जांपल डाइहाइड्रोजन है H2. Here hydrogen have 1 electron and needs only 1 electron to complete its noble gas configuration. So यहाँ वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा. This is a covalent compound. अब इस हाइड्रोजन की कोवेलेंसी होगी कि उसने कितने बॉन्ड बनाए. So here is single bond having valency 1, so the covalency of the hydrogen is 1. Now we need to know the characteristics of covalent compounds. First characteristic of the covalent compound is they have
low melting and boiling point. They are directional. They are rigid and directional. That's why they also show isomerism. They are of three types: single covalent bond, double covalent bond, and triple covalent bond. The examples are following: single covalent bonds when they form only single bond. There is only single bond, it means they only have one shared electron, so it is single covalent bond. Double covalent bond when there are two bonds present here, it means here two electrons are shared, and the triple is having three bonds. Thank you and have a nice day.